हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी ई कक्षा। मेरा नाम है रजत बंसल और आज हम लोग गाइस सी एस आई आर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटलिक जो केमिस्ट्री है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम से कम भी हर साल इसका जो वेटेज रहता है वो वेटेज कम से कम भी इसका 20 से 22 मार्क्स का जो है इसका वेटेज रहता है गाइस। 20 से 22 मार्क्स का पेपर जो है इसमें से आता ही आता है। ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आसान भी है गाइस, इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता क्या है। भाई बोलते किसे है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो अगर हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में देखें तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड गाइस ऐसे कंपाउंड्स है जिनके अंदर मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग कार्बन से होती है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब मेटल की बॉन्डिंग कार्बन से डायरेक्ट हो रही है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर गाइस। तो मेटल की बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन से, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं तो ये मेटल है, इसकी बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन से हो रही है, तो दिस इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं गाइस, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आती है। भाई हम लोगों ने बोला कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हुए जिसमें मेटल कार्बन से डायरेक्ट जुड़े। अब ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कार्बन, ये कार्बन कहाँ से आया, ये कार्बन अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये कार्बन अल्कीन हो सकता है। ठीक है, ये कार्बन अल्काइन से आ सकता है। क्लियर। ये कार्बन कोई एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। इज दैट क्लियर गाइस। ये एरोमेटिक, ये कार्बन जो है कार्बोनिल भी हो सकता है। ये एरोमेटिक जो है हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, मतलब सॉरी, ये कार्बन जो है हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। तो देखो इतने तरह के कार्बन जो है ये हो सकते हैं। अब ये मेटल कौन कौन सा होगा, तो ये जो मेटल है गाइस, ये मेटल जो है ये भाई हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। भाई मेटल भी तो बहुत तरह के होते हैं, तो ये मेटल जो है ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये मेटल्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मेटल हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है। अब उसके बाद होती है कि ये जो एम और सी के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड किस टाइप का होगा। तो ये बॉन्ड गाइस, ये बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है या ये पाई बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है या पाई बॉन्ड भी हो सकता है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये भी फर्दर हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं। ये पाई बॉन्ड लोकेलाइज्ड भी हो सकता है या डीलोकेलाइज्ड भी हो सकता है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डाइसेक्शन कर दिया है गाइस। ठीक है, कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कैसा दिखता है भाई, जिसमें मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग डायरेक्ट हो। अब ये कार्बन कितने टाइप का हो सकता है, मेटल कौन कौन से टाइप का आ सकता है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है ये कितने टाइप की हो सकती है। तो हम लोगों ने पूरा डाइसेक्शन इसका जो है यहाँ पर कर दिया है। क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो हम लोग को सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सब पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। तो मेटल कार्बोनिल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं गाइस, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मेटल की बॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से हो रही हो गाइस। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल की बॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से
हो रही हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बीच में कि ये जो चैप्टर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहे इसके नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस पढ़ाते वक्त यहाँ पर वीडियो के अंदर अगर मैं डेफिनेशंस लिखने बैठ गया गाइस, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर आपको डेफिनेशंस देखनी है, आपको थोड़ा कंटेंट देखना है जो आपके पास रहे भी, आपको नोट ना करना पड़े, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा ज़्यादा, लिखवाऊंगा थोड़ा कम, ताकि अगर आपका जो लिखने वाला काम है वो आपके नोट्स से भी हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर सीधा सा बात है कि यहाँ पर हम लोग मेटल कार्बोनिल्स कैसे दिखते हैं, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये होते हैं मेटल कार्बोनिल्स गाइस, ठीक है। मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल, कि भाई मेटल कार्बोनिल आगे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। या बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ पर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ गाइस मेटल कार्बोनिल की, तो मेटल कार्बोनिल दो क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा किसके बेस पे क्लासीफाई कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे मेटल कार्बोनिल कैसे हो गए वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दो टाइप के हो गए मेटल कार्बोनिल, दो टाइप के हो गए। वन इज द होमोलैप्टिक and another is the heterolaptic. Clear? One is the homolaptic guys, another is the heterolaptic. तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में क्या फ़र्क होता है? होमोलैप्टिक का मतलब क्या है? जिसमें एक ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक ही कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप ही सिर्फ प्रेजेंट होगा। ज़्यादा अच्छे अक्षरों में कैसे, मतलब ज़्यादा अच्छा कैसे बोलेंगे इसको, कि होमोलैप्टिक वो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स है जिनके अंदर सिर्फ कार्बोनिल जो है वो मेटल के साथ प्रेजेंट होता है, सिर्फ कार्बोनिल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ अलग कलर से, छोटे से टर्म में लिख देता हूँ कि हेयर ओनली कार्बोनिल इज प्रेजेंट, ओनली कार्बोनिल इज प्रेजेंट। जबकि जो हेट्रोलैप्टिक है, हेट्रोलैप्टिक का तो आपको एग्जांपल समझ, अब आपको समझ आ ही गया होगा हेट्रोलैप्टिक क्या हो गए, जिसके अंदर कार्बोनिल के साथ साथ दूसरे लिगेंड्स भी हो गए, ठीक है। तो हेयर अदर लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अदर लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग विद कार्बोनिल, कि कार्बोनिल के साथ साथ दूसरे भी प्रेजेंट हो गए। क्लियर? कार्बोनिल के साथ साथ दूसरे भी प्रेजेंट हो गए। जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर FeCO5, तो ये कैसा है, ये कौन सा मेटल कार्बोनिल होगा? क्या पहले, सबसे पहले ये पहचानो क्या दिस इज द मेटल कार्बोनिल? बिल्कुल है, कि मेरे को मेटल और कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की बॉन्डिंग दिख रही है। अब क्या इसमें एक ही तरह के कार्बोनिल ग्रुप है, बट एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि होमोलैप्टिक का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ कार्बोनिल ही हो, कोई और तरह का लिगेंड ना हो। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल दिखे मुझे, तो ये बोलूँगा होमोलैप्टिक। क्लियर? अगर मैं हेट्रोलैप्टिक की बात करूँ, तो जैसे मान लो ये हो गया हेट्रोलैप्टिक, क्लियर, ये हो गया हेट्रोलैप्टिक, तो दिस इज हेट्रोलैप्टिक, दिस इज होमोलैप्टिक। क्लियर? तो ये था होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक के बीच में फर्क। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। अब अपन को देखना है जो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, ये तो हमने करा कार्बोनिल के बेस पे, ठीक है, कार्बोनिल के बेस पे। अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे गाइस नंबर ऑफ मेटल्स के बेस पे, ठीक है, कि मेटल्स अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स। भाई मेटल्स के नंबर के बेसिस पे कैसे हम लोग मेटल कार्बोनिल्स को डिफाइन करेंगे,
तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भाई मैं एक को बोल दूंगा कि एक तो मोनोन्यूक्लियर होगा, ठीक है, एक तो मोनोन्यूक्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेटल क्या है, न्यूक्लियस का बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियस जैसा बिहेव कर रहा है। और एक होगा पॉलीन्यूक्लियर। क्लियर, एक मोनोन्यूक्लियर और एक पॉलीन्यूक्लियर। भाई मोनोन्यूक्लियर को तो आपको समझ आ गया होगा, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल जो हमने पीछे भी लिया, भाई ऐसे भी ले सकता हूँ MnCO5, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। या पीछे हमने जो अभी लिया था FeCO5, भाई ये क्या है, ये मोनोन्यूक्लियर है। पॉलीन्यूक्लियर नाम से क्लियर हो रहेगा इस, जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो। अब ये जब एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो गए तो ये भी दो टाइप के होते हैं। भाई एक से ज़्यादा जो प्रेजेंट हो गए, हो सकता है दोनों सेम टाइप के हो जाए, हो सकता है दोनों डिफरेंट टाइप के हो जाए गाइस। क्लियर, तो ये भी दोनों दो टाइप से आगे फिर डिवाइड हो गए, होमो और हिट्रो। होमो का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेंटर मेटल एटम होगा, बट वो सेम काइंड का होगा। जैसे इसका एग्जांपल सेम काइंड का होगा, ठीक है, Mn2CO10। देखो भाई एक से ज़्यादा सेंटर मेटल एटम प्रेजेंट है, एक जैसा ही है, तो ये इसको होमो बोला। हिट्रो का मतलब बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि एक से ज़्यादा सेंटर मेटल एटम प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो डिफरेंट नेचर के। जैसे मान लो यहाँ पर कोई मेटल 1 है, इनके बीच में बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, ये ब्रिज बॉन्ड भी हो सकता है, कैसे मर्जी हो सकता है, और ये आगे आपस में बॉन्डेड है, ठीक है। तो इसका एक मैंने जनरल स्ट्रक्चर बना दिया गाइस, कि इस तरह का कुछ कंपाउंड जो है वो हिट्रो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम लोगों ने पीछे देखा था स्टार्टिंग में कि हम लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में बात करी थी कि जो बॉन्ड है वो सिग्मा या पाई बॉन्ड होगा, बट यहाँ पर मैंने बताया सिर्फ पाई जो है वो लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे गाइस, कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कि कितने टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, ताकि मेटल कार्बोनिल का कहानी अपन को बिल्कुल क्लियर हो। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो अगर मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग का टाइप देखूं, तो देखो दिस इज मेटल कार्बोनिल गाइस। अभी जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग दो टाइप से हम लोग डिफाइन करेंगे। वन इज द सिग्मा बॉन्डिंग, वन इज द सिग्मा बॉन्डिंग एंड अनदर इज द पाई बॉन्डिंग। क्लियर, वन इज द सिग्मा बॉन्डिंग एंड अनदर वन इज द पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग कैसी होती है गाइस? सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मेटल है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया बीच में। और जो पाई बॉन्डिंग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है मेटल जो है ये कार्बोनिल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये कैसे हो गया, कि ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो अगर इसका मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखूँ, अगर इसका मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखूँ आपको दिखाऊँ, तो ये कुछ इस तरह से है गाइस, कि ये मेटल है, मेटल का एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल का ये जो ऑर्बिटल है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये इसके साथ क्या कर लेगा, इसको शेयर कर देगा गाइस, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो मेटल पाई बॉन्ड कैसे बनता है गाइस, देखना पाई बॉन्ड कैसे बनता है। देखो एक बात तो कन्फर्म है, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, कि पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो पाई बॉन्ड से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है गाइस। पाई बॉन्ड से पहले हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखना भाई, यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहाँ पर CO था, ठीक है। ये इसके इसके इसने इसने इसके साथ क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। तो यहाँ पर तो एक क्या बॉन्ड तैयार हो गया, सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया भाई, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अब क्या होगा, ये कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब इस मेटल का क्या होता है भाई, इसके पास डी ऑर्बिटल भी होता है। भाई ये मेटल जो है, अगर ये ट्रांजिशन मेटल है तो इसका डी ऑर्बिटल भी होगा। तो मैं डी ऑर्बिटल को थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है ये डबल नंबर शेप होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं गाइस,
इसके अंदर क्या आते हैं, ये फील्ड है, फील्ड डी ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ मैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े। और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन का ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, अब बच्चा सोचता है सर ये कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कौन सा है बेटा, ये है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो मेटल है, ये जैसे ही कार्बन इसको सिग्मा बॉन्ड देता है, भाई कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे देगा, ऐसे, एरो कहाँ आएगी, मेटल की तरफ। हमने इधर देखा ना लेफ्ट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है सिग्मा, कि कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जैसे कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, ये मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, फील्ड डी सबशेल है, जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा गाइस। ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और देखो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर कर रहा है तो पाई बॉन्ड के जैसा दिख रहा है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड बना। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें दिख रहा है पाई बॉन्ड जैसा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि पाई बॉन्ड बना। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा गाइस, कि पाई बॉन्ड बनने से पहले सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, आफ्टर दैट फिर पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है गाइस, ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, ये जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहे हैं। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं, यहाँ पर देखना, अगर बात करें हम लोग कि देखो ये जो मेटल है और ये जो कार्बोनिल है, और इस कार्बोनिल के अंदर भी यहाँ पर हमें बॉन्ड दिख रहा है, इस तरह का कुछ होगा थोड़ा सा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब डिटेल में देखें हम लोग, थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इस तरह से होगा। भाई यहाँ वाला जो बॉन्ड होगा, इसको भी मैं पाई बॉन्ड बोल रहा हूँ, दिस इज द पाई बॉन्ड। एंड यहाँ पर भी जो आपको दिख रहा है, ये भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, बट ये पाई बॉन्ड दोनों अलग अलग टाइप के गाइस। मैं यहाँ पर आपको क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मेरा रीजन है यहाँ पे लिखने का। ये दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे अलग अलग है। इस पाई बॉन्ड को मैं बैक बॉन्ड भी बोल सकता हूँ, इस पाई बॉन्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, बैक बॉन्ड। क्लियर, क्योंकि याद है आपको पीछे हमने दिखाया कि ये जो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बैक साइड से दे रहा है गाइस। ये किससे दे रहा है, बैक साइड से दे रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको बैक साइड से दे रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग। और ये जो पाई बॉन्ड है, ये नॉर्मल पाई बॉन्ड है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से बना। क्लियर, तो ये पाई बॉन्ड दोनों अलग अलग है, बैक बॉन्ड और ये नॉर्मल पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम लोग वेरिएशन देखते हैं गाइस, कि अगर मान लो हम लोग बोलते हैं कि अगर बैक बॉन्डिंग हम लोगों ने इंक्रीज करी, मतलब किसी रीजन से अगर हम लोग बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी गाइस, तो हम लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल पाई बॉन्ड है, नॉर्मल पाई बॉन्ड गाइस, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ भी लेता है सीएसआईआर के अंदर, और गेट के अंदर तो आ भी चुका है गाइस, टाइफर के अंदर भी पूछ चुका है, आईआईटी जैम के अंदर भी पूछ चुका है। ठीक है, सीएसआईआर के अंदर कंफर्म नहीं है, बट क्वेश्चन इसका आता जरूर है गाइस। अगर अभी तक नहीं आया तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ये पूछ सकता है अपने से कि बताओ बैक बॉन्डिंग का वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है ये। ठीक है, बाकी पेपर्स में तो आ चुके हैं। क्लियर, सीएसआईआर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, भाई बैक बॉन्डिंग जो है किस किस फैक्टर पे वेराई करती है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिससे वो वेराई करती है। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला फैक्टर है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे वेराई करती है, हम लोग सीधा देखते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग होती है गाइस, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। भाई जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस बढ़ेगी, क्या बैक बॉन्डिंग कम होगी? अगर बैक बॉन्डिंग कम होगी तो नॉर्मल पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल घटेगी तो फिर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो नॉर्मल पाई बॉन्ड वाला जो है वो घटेगा। क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस? दूसरा जो फैक्टर है गाइस, वो है नेचर ऑफ लिगेंड। क्लियर, नेचर ऑफ लिगेंड। ये नेचर ऑफ लिगेंड, अब लिगेंड की नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसको हम लोग देखते हैं गाइस। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, अगले पेज पे समझते हैं कि देखना दूसरा फैक्टर जो है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ लिगेंड। इसको जरा ध्यान से देखना कि लिगेंड का नेचर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल रहे कि जो मेटल कार्बोनिल है भाई वो तो बना ही हुआ है, मेटल कार्बोनिल तो बना ही हुआ है।
साथ में अगर मान लो इस मेटल के साथ में कोई और लिगेंड भी लगा हुआ है, एनी अदर लिगेंड गाइस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लिगेंड अदर देन कार्बोनिल, कार्बोनिल भी हो सकता है, बट अदर देन कार्बोनिल अगर मैं लेके चलूँ तो ये जो एक्स है, ये जो लिगेंड है गाइस, ये क्या हो सकता है, सिग्मा डोनर हो सकता है, क्लियर, सिग्मा सिग्मा डोनर ओनली, सिर्फ सिग्मा डोनर भी हो सकता है, सिग्मा डोनर जैसे सिर्फ सिग्मा डोनर कौन से हो गए, NH3 वाटर, क्लियर, ये सिर्फ सिग्मा डोनर है, क्लियर है गाइस। ये पाई डोनर भी हो सकता है, क्लियर, पाई डोनर भी हो सकता है, ये पाई असेप्टर भी हो सकता है। अब पाई असेप्टर भी दो टाइप के होते हैं गाइस, एक वीक होता है एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो मान लो मैं पहले ले लूँ पाई असेप्टर, ये वीक वाला, तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लियर। और पाई एक्सेप्टर स्ट्रॉन्ग वाला गाइस, पाई एक्सेप्टर स्ट्रॉन्ग वाला ये भी हो सकता है, क्लियर। इसका एग्जांपल जैसे CN माइनस, जैसे CO कार्बोनिल ग्रुप ही आ जाए, क्लियर, तो ये पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से लिगेंड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। भाई देखो अगर पाई एक्सेप्टर आ गया, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर आ गया, तो भाई ये जो लिगेंड है दूसरे वाला, ये जो दूसरे वाला लिगेंड है गाइस, ये वाला, भाई ये भी मेटल से इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये वाला कार्बोनिल भी ले सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक्सेप्टर आ गया, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर आ गया, मतलब वो कार्बोनिल ग्रुप से अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि बैक बॉन्डिंग जो है वो बढ़ गई, तो नॉर्मल बॉन्डिंग जो है, नॉर्मल पाई बॉन्ड जो है वो घट गया, क्लियर। तो गाइस दिस इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है हम लोग की आदत होती है गाइस, हम लोग डायरेक्ट जो है ना ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में बच्चा बोलता है सर हेप्टासिटी नहीं निकालनी है, तो मेरे को हेप्टिसिटी नहीं निकालनी, मेरे को फॉर्मल चार्ज सिखा दो, मेरे को फॉर्मल चार्ज नहीं आता। तो गाइस सबसे पहले अपन को थीम तो क्लियर होनी चाहिए ना, अपने को फील आना चाहिए कि एक्चुअल में ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, उसके अंदर वेरिएशन क्या क्या हो सकती है, उसके अंदर जो बीच में बॉन्ड होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा बॉन्ड बन सकता है। सबसे पहले यही क्लियर नहीं होगा तो ऐसे करने का कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ आप उसको क्रैम करोगे और इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। तो अगर आपको बेसिक से सीखना है तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल या ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कहते किसे है, क्लियर। क्योंकि अपने को जो मेन पढ़ना है वो मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ना है, और भी पढ़ेंगे बट मेटल कार्बोनिल अपने पास मेन है गाइस, क्लियर। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और हाँ, मैं लास्ट में फिर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के नोट्स मैं वीडियो के अंदर गाइस ज़्यादा नहीं लिखूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखूँगा मैं टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी बनेगी, मतलब जो कंटेंट में आपको आधे घंटे या 35 से 40 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, अगर वही मैं इसमें थ्योरी भी लिखूँगा, इसमें डेफिनेशंस भी लिखूँगा, तो यही वीडियो 1.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें बोरियत होने लग जाती है गाइस, ठीक है, उसमें बोर होने लग जाते हैं हम लोग। तो बेटर है कि क्रिस्प कंटेंट मैं आपके सामने लाऊंगा वीडियो के अंदर। और अगर आपको डिटेल पोर्शन में जाना है, मतलब आपको थ्योरी भी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस, उस टेलीग्राम लिंक को प्रेस करिए, वहाँ पर उसको ज्वाइन करिए और उसके अंदर आपको जाके इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स मिल जाएगी, क्लियर। मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है जो, ये नहीं इतना शॉर्ट में नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा आपको इससे लेंथी मिलेगा, मतलब कि आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इससे मिल जाएगा, क्लियर। इसके अंदर जो मैंने बोली है लैंग्वेज, वो उसके अंदर आपको रिटर्न में मिलेगी, क्लियर गाइस। ओके, चलो बाय बाय एंड थैंक यू गाइस।